अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब, आज के शो में हम दुनिया की चौथी आलमी ताकत की बात करेंगे, जो शायद ताकत के जोर में कुछ सिग्नल्स पिक नहीं कर पा रही। हालांकि अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी भारत को जितनी नाकामियां सफारती सतह पर हुई हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। मिशन आइसोलेट पाकिस्तान, उसकी नाकामी की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें जैसे ही ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो जो फायर भारत ने किए थे पाकिस्तान की तरफ वो उल्टे पड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर की हमने देखा, उसके जवाब में जो हमने ऑपरेशन किया उसके बाद भारत में जो खामोशी हुई और उन्हें जंग रोकना पड़ी, और बात के वो कह रहे हैं अब भी वो कंटिन्यू है ऑपरेशन सिंदूर। फिर फैटफ में ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की गई, उसके लिए लॉबिंग की गई, उसके लिए भी कोशिशें भारत की नाकाम हुई। फिर IMF से जो किस्त का इजरा था उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। आपने कहा था कि वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा और वैसा ही हुआ। वर्ल्ड बैंक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात करके उनको भी बाकायदा ब्रीफ किया गया, लेकिन उन्होंने भी बाय नहीं किया इंडिया का मौक़िफ़। और अब जो आलमी खबरों का हिस्सा बन रहा है वो मामला है SCO का और इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक़ में फैसला, जिसको इंडिया ने बाय करने से इनकार कर दिया। वो अदालत के वजूद से ही इनकारी है, उस पर आपका तबसरा लूँगी। लेकिन SCO एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें जितने रुकन ममालिक थे उन्होंने इंडिया का मौक़िफ़ बाय करने से इनकार किया, और राजनाथ सिंह ने वहाँ जितनी कोशिश की स्पीच में पाकिस्तान को रगेदने की, उतना ही अवॉइड किया मेंबर ममालिक ने उनके मौक़िफ़ को उसकी जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने से। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, खुसूसन बलूचिस्तान में, उसमें जो इंडियन हाथ है वो ड्राफ्ट का हिस्सा, स्टेटमेंट का हिस्सा था, तो मुसवदे पर उन्होंने साइन करने से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि वो जो सिफारती मिशन इंडिया की तरफ से शशि थरूर साहब के साथ रवाना किए गए, उन्होंने क्या एफर्ट्स की? वो तो रशिया तक गए और रशिया यहाँ भी मेंबर है, चाइना भी यहाँ मेंबर है। डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की समझ इंडिया को क्यों नहीं आ रही और वो एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे हैं कोर्स करेक्शन के बजाय कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाली की तरफ चले जाए? आयशा, ऐसे है कि वो गलतियां टैक्टिकल नहीं कर रहे, उनसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो चुकी है। उन्हें नजर नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी को और उनके साथियों को कि दुनिया आगे कैसे फर्क होने जा रही है, कैसे बढ़ने जा रही है। इस वक्त अमेरिका डिक्लाइन में है, वेस्टर्न अलायंसेस टूट रहे हैं आपस के दरमियान, नेटो कमजोर हो चुका है, नेटो की यूनिटी खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यूरोपियन यूनियन जो है यूके उसमें से छोड़ के निकल गया। तो ये जो सारा पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एक नया निज़ाम बनाया था लेड बाय अमेरिका, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, इरोड हो रहा है। अब इंडिया जो है, दिलचस्प बात यह है कि जब ये अरूज पे था ये निज़ाम, तो उस वक्त इंडिया का जो मौक़िफ़ था स्ट्रेटेजिक, वो था नॉन अलाइनमेंट के ईस्ट ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। ये उसके दरमियान में इन्होंने एक नॉन अलाइन ब्लॉक बनाया था, जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं था, उसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट मुल्क थे। उसके अंदर यूगोस्लाविया था टीटो का, उसके अंदर इंडोनेशिया था सुकार्नो का, एंड सो ऑन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, और नासर का इजिप्ट था। तो दिस वर द नॉन अलाइन्ड नेशंस। ये सर्वाइव कर सकते थे इन अ नॉन अलाइन्ड एनवायरनमेंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उस वक्त चाइना की राइज इतनी नहीं हुई थी, सिर्फ एक रशिया था इस तरफ, और रशिया की जो कम्युनिज्म थी वो अंडर क्राइसिस थी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। तो उस सिलसिले में ये नॉन अलाइंड वाले जो थे, इनकी एक अहमियत बनती जा रही थी, जिसमें नेहरू लेड इंडिया। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान ने वो बिल्कुल कूद गया था वेस्ट की तरफ, और इंडिया जो था वो नॉन अलाइंड रहा। उसने वेस्ट के साथ भी तजारत की और ईस्ट के साथ भी हथियार लिए और दोनों को बैलेंस किया। अब बट अकेला नहीं था, और भी साथ थे, तो एक पावरफुल ब्लॉक था। अब जो नया दौर आया है इसमें तब्दीलियां आ रही हैं बहुत, और इंडिया वाले जो हैं उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहाँ जाके किनारा करना है, कहाँ बैठना है जाके, क्योंकि यूगोस्लाविया भी फारग हो चुका, इजिप्ट भी फारग हो चुका, इंडोनेशिया भी फारग हो चुका, सो अब नॉन अलाइन्ड ब्लॉक रहा नहीं। नाउ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक और द अदर ब्लॉक। मगर इंडिया की जो सियासत है
उसकी रूलिंग क्लास की, वो अभी भी समझती है कि हम नॉन अलाइंड में हैं। हम रूस के साथ भी फुटसी खेल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और उधर अमेरिका के साथ भी अब हम करना चाहते हैं। अच्छा, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि अब ये नहीं चलेगा ऐसे। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक और पार्ट ऑफ द अदर ब्लॉक। अब ईस्ट वेस्ट वाले ब्लॉक नहीं रहे, अब नॉर्थ साउथ वाले ब्लॉक्स बन गए, नॉर्थ एंड साउथ। और साउथ की जो लीडरशिप है वो इट इज अ जॉइंट लीडरशिप राइट नाउ, चाइना एंड रशिया। अच्छा, हो ये रहा है कि साउथ के सारे ब्लॉक जो ममालिक हैं, दे आर ज्वाइनिंग दिस ब्लॉक। टर्की इधर आ गया है जी। डोंट फॉरगेट, टर्की वाज अ बिग अमेरिकन बेस। टर्की के अंदर अमेरिका के बेसिस थे अगेंस्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मिसाइल्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। जी। टर्की जो है वो हट गया वहां से, वो साउथ का हिस्सा बन गया है। इसी तरीके के साथ ईरान जो है वो पहले अमेरिकन बेस था, वो अब साउथ का हिस्सा बन गया है। चाइना जो है वो अकेला था, अब वो सबको मिलके देर ऑल ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर। और भी लोग ममालिक जो हैं वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, साउथ के लोग। इंडिया बीच में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है। और जो अपनी रीजन थी साउथ एशिया, उसके अंदर एक जमाने में सार्क बनाया था जिसकी लीडरशिप इंडिया के पास थी। इंडिया ने वो भी गवा दिए, क्योंकि इंडिया के जो सार्क के नेशंस हैं वो सारे साउथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंडिया ग्लोबली भी आइसोलेट हो चुका है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही जाना कहाँ है। कोई भी उनको ट्रस्ट नहीं करता, ना नॉर्थ वाले ट्रस्ट करते हैं ना साउथ वाले, क्योंकि अभी वो ईस्ट वेस्ट वाले सोच में है इंडिया। और इस तरफ रीजन के अंदर भी उसकी जो हेजेमोनिक एम्बिशंस थी वो अब नहीं चल रही। सो अब चाइना हैज बिकम द रीजनल लीडर, और चाइना की हेजेमोनिक पॉलिसीज नहीं है, इंडिया की हेजेमोनिक पॉलिसीज थी। इंडिया मिलिटरिज्म और अपना फिजिकल पावर और इकोनॉमिक पावर के जरिए डोमिनेट करना चाह रहा था सबको, वेरस चाइना जो है वो अपना मिलिट्री पावर के जरिए नहीं डोमिनेट करना चाह रहा, वो तजारत के जरिए। और साउथ का जो सारा एजेंडा है वो है डेवलपमेंट, लोगों की बेहतरी। और जो नॉर्थ का एजेंडा है वो मिलिटरिज्म है, इस इंपीरियलिज्म। तो अब इंडिया इज अंडर नरेंद्र मोदी, इंडिया डजंट नो वेयर टू गो। और इसलिए इंडिया अपनी रीजन में भी महरूम हो चुका है, लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द रीजन। और साउथ के अंदर उसको कुछ नोबडी इज रेडी टू सपोर्ट इट। ये जो एससीओ की आप बात कर रहे हैं, दिस इज द हेड ऑफ द साउथ जी, चाइना के अंदर। चाइना इज लीडिंग दिस, और डे बाय डे मोर एंड मोर नेशंस, ये 5 नेशंस के साथ शुरू हुआ था और अब 12 हो गए, और पता नहीं और कितने हो जाएंगे इसमें। इसी तरीके के साथ वो जो एक बना था ब्रिक्स जी, ब्राजील, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, कनाडा। अच्छा, ब्रिक्स को भी इलाज किया जा रहा है, और ब्रिक्स के अंदर भी साउथ वाले लोग जो है अंदर जा रहे हैं उसके जी। चाइना, रशिया, दे ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ईरान। तो इंडिया जो है वो अब ब्रिक्स के अंदर भी इट विल ओनली रिमेन वन मेंबर रादर देन वन ऑफ 4 और 5। उस तरफ इंडिया ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए टू पुट अप एन एंटी चाइना फ्रंट जी। अगर वो एंटी चाइना फ्रंट तो रीजन के अंदर ही कर सकता है ना, मगर रीजन जो है वो इंडिया के साथ नहीं है, तो वो एंटी चाइना फ्रंट कैसे बनाएगा यहाँ। सो इंडिया इज फेलिंग on all these areas because India has missed the bus on strategic thinking. Okay. Or Iran, for example, is very, very good. Iran ने already अपने सारे जो alliances and moved towards Russia, China and Turkey. ठीक. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान is also in a difficult situation, by the way. पाकिस्तान भी इस वक्त 2 कश्तियों में बैठा हुआ है, एक तरफ नॉर्थ के साथ तजारत कर रहा है और दूसरी तरफ हथियार और मॉरल सपोर्ट और लेजिटिमेसी का सपोर्ट साउथ से ले रहा है, बिकॉज वेस्ट उसको ट्रस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्टीज है, मगर पाकिस्तान ने एटलीस्ट बेहतर तरीके से इसको इन इश्यूज को कन्फ्रंट कर रहा है, हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपका सवाल का जवाब ये है कि साउथ वाले तो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया को, बिकॉज दे रियलाइज कि इंडिया तो चला गया उधर और वो चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर महाज बनाना चाह रहा है और साउथ को लीड कर रहा है चाइना इस वक्त, नॉट रशिया। चाइना इज लीडिंग द साउथ। तो इसलिए साउथ तो इंडिया को ट्रस्ट नहीं करेगा। और आपने देख ही लिया ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का कैसा रोल रहा है। सो इसलिए ईरान भी अब नाराज है इंडिया के साथ। इंडिया अपनी तरफ से नाराजगी इजहार कर रहा है टर्की के खिलाफ और ईरान के खिलाफ।
एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया ये पहलगाम इशू के ऊपर। मगर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो अब जाएगा तो जाए और जाए कहाँ। इसलिए उनने सारी जो थी उनके अंडे उन्होंने अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बास्केट के अंदर रख दिए थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं सोचता, वो अपना सोच रहा है, वो ट्रांजैक्शंस की तरफ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस करे विद रशिया, विद ईरान, विद पाकिस्तान। ये वो उसको इस चीज की पड़ी हुई है। वो नॉर्थ साउथ नहीं अभी देख रहा, उसको सिर्फ नॉर्थ साउथ में चाइना नजर आता है, उसको सारा साउथ नजर नहीं आता। और चाइना के साथ भी वो तजारत करना चाहता है, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता। तो इसलिए आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया इज बीइंग रिबफ्ड एवरीवेयर। एंड इंडिया ने साउथ का हिस्सा नहीं बना और नॉर्थ का हिस्सा बन नहीं सकता, बिकॉज रीजन के अंदर इंडिया को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया हैज नो प्रेडोमिनेंट रोल टू प्ले इन दिस रीजन। यहाँ तो होता ना इस रीजन का हेड होता है इस रीजन का, तो फिर वो लोगों को साथ लेके चलता, तो इसकी अहमियत भी होती है। अब इंडिया ने जिस तरीके से इसकी मिलिट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है वो तो फेल हो गए। तो अमेरिका 10 दफा सोचता होगा कि यार ये इंडिया तो नाइदर है नो देयर, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसकी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसकी तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसके तो हथियार ही नहीं है, इसको तो लड़ना नहीं आता, तो ये चाइना के साथ हमारा क्या साथ देगा, ये तो फिर दगाबाजी कर जाएगा, पलट जाएगा। बैठा तो हुआ कॉर्ड के अंदर, मगर एक्चुअली वी कांट ट्रस्ट इंडिया कि ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, एंड इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता इट विल वेकन अप टू दिस फैक्ट कि वो जमाने खत्म हो गए हैं, ये अब नहीं खेल सकता पुरानी गेम। एक तरफ अमेरिका के साथ चाइना के खिलाफ एक बहास खोल के बैठा हो, और दूसरी तरफ ये तवक्को करे कि साउथ वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। इसीलिए SCO में जो कुछ हुआ है मे हैव कम एज अ शॉक टू इंडिया, मगर इनको पहला शॉक तो यही मिला था ना कि पहलगाम के ऊपर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये दूसरा शॉक मिला कि SCO में भी इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब तीसरा शॉक भी इनको मिलेगा ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स के अंदर भी भाग जाएंगे लोग, इनको नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इंडियन रूलिंग क्लास की हो रही है। वो अभी भी समझते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं और न्यूट्रल है, हम ग्रेट पावर है। इंडिया ग्रेट पावर नहीं है। ग्रेट पावर अमेरिका है और ग्रेट पावर चाइना है, और एक सेमी ग्रेट पावर जो है वो रशिया है। इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर। वो चौथी उसकी इकोनॉमी, जापान फॉर एग्जांपल, जापान की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जर्मनी की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दे आर नॉट ग्रेट पावर्स। इसी तरीके के साथ इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर। इंडिया ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हम ग्रेट पावर है। वो सारी मिडिल क्लास वहां की यही समझती है कि जी अब जब हम हैं तो क्या गम है। ऐसी बात नहीं है। और ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, इसमें एक्सपोज हो गया, बोथ मिलिटरीली एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिकली। ठीक, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, सारे फ्रंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए। आपने मिसकैलकुलेशन की जो बात की, मुझे आपसे ये जानना है कि एक अरसे तक ऐसे लगता था कि भारत का झूठ भी सच की तरह कंसिडर किया जाता है, स्पेशली कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान जहां जहां गया वहां भारत ने रद्द कर दिया और कहा कि ये तो मामला तय हो ही नहीं सकता, बाहमी तौर पर भी, और इवन के ट्रेड के मामले पर हमेशा उसने पाकिस्तान को पीछे रखा। मिडल ईस्ट के साथ पिंगें बढ़ाई भारत ने, तब भी पाकिस्तान को कहा जाता था कि आप आलमी सतह पर तनहा रह गए हैं और मुस्लिम ममालिक भी भारत के कैंप में जा रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं, स्पेशली ईरान ने जो पाकिस्तान के साथ किया या भारत के साथ जिस तरह से रवाबत बढ़ाए। सेठ साहब, माशी ताकत होने की वजह से हमेशा भारत को पाकिस्तान की निस्बत वैल्यू दी जाती थी, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार कहा जाता था भारत में भी। ऐसी कौन सी केमिकल चेंज आई है, कौन सा ऐसा मकाम था जिस पे भारत की पसपाई हुई? क्या ये मई का जो ऑपरेशन किया उन्होंने सिंदूर, उसके बाद से मामला चेंज हुए या बहुत पहले? नहीं, देखिए, मामला तो शुरू हुआ जब इंडिया ने सोचा कि मैं तो ग्रेट पावर हूं, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो बाकी ग्रेट पावर्स करते हैं डिप्लोमेसी में। उससे सबसे पहला जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आउटसाइड द बॉर्डर असैसिनेशंस। इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाके अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए अपने मुखालफिन को असैसिनेट किया। अच्छा, ये तो देखिए, ये हमने सुना था CIA करती है, मोसाद करती है, CIA मोसाद एक ही बात, या KGB करती है। ठीक, इंडिया ने मिसकैलकुलेट किया। इनका ख्याल था कि ये कर सकते हैं, मगर जब कनाडा ने बड़ी सख्त रवैया इख्तियार किया कि आप नहीं कर सकते। इंडिया वाज शॉक्ड कि यार ये क्या बात हुई। उसके बाद अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद UK ने प्रोटेस्ट किया, फ्रांस ने प्रोटेस्ट किया।
भाई ये क्या कर रहे हैं आप, क्या समझते हैं यू कैन डू दिस? नो, ये रूल्स आपको नहीं अप्लाई करते। तो फिर जाके इनको पहले इनका ख्याल था मसला ही कोई नहीं है, हम कर लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान में किया ना, और दे गॉट अवे विद इट। इनका ये ख्याल था कि अब वहां भी हम कर सकते हैं, बट नो, दे कांट। ठीक। तो आई थिंक ये पहला तो झटका ये लगा कि यार ये, मगर वो झटका बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि लोगों ने कहा यार ये इंडिया क्या कर रहा है, ये तो वो इंडिया नहीं है जो हम समझते थे कि इंडिया है डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल। ये तो बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का नैरो माइंडेड इंडिया है। और फिर ये जो इंडिया का जो सेकुलर स्टांस है उसको बीजेपी ने जो तबाह किया है, दैट हैज बीन अ वेरी मेजर इशू इन द वेस्ट। आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात की समझ आई है। वो नरेंद्र मोदी के साथ तो बड़े इम्प्रेस थे कि जी बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, और इन्वेस्टमेंट हम जाके वहां इंडिया में करेंगे। मगर उसका जो हिंदू हिंदुत्व का जो सारा एजेंडा है, वेस्ट डजंट लाइक दैट। इसीलिए अब कश्मीर के अंदर भी बातें शुरू हो गई थी वेस्ट के अंदर कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है। फिर ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ कानून बनाए हैं उन्होंने, इसके ऊपर भी बड़ी बैकलैश आई है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करती थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इंडिया एक डिल्यूजन में कि वी आर अ ग्रेट पावर, उस ग्रेट पावर डिल्यूजन में उन्होंने जाके ये हरकतें की है, और उसी डिल्यूजन में इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है पहलगाम का। वही डिल्यूजन जो कि बैकफायर हो गया है। अब उनको जाके समझ आएगी, मगर क्या डू दे हैव द एबिलिटी टू रिव्यू दिस होल थिंग? नरेंद्र मोदी इज टू फार गॉन। वो अब उसको देखे ना, इंडिया के अंदर उसको पूछा कि यार ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, तुम तो हमें ले गए हो अमेरिका के कैंप में, तो अमेरिका तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और किसी मुल्क ने इंडिया की हिमायत नहीं की। अगर कोई हिमायत करने वाला था तो अफगानिस्तान था, वो तो उसके गले पड़ जाएगी कि एक कंट्री लाइक अफगानिस्तान सपोर्टिंग इंडिया। और इसराइल की जो लाइन पिट गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस हैं। तो इंडिया इज स्टिल लिविंग इन एन अर्लियर एज। इसराइल के साथ सेट करके रखो, अमेरिका की गोद में बैठ जाओ और काम चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसलिए आई थिंक वी आर फेस्ड विद, इंडिया इज फेस्ड विद अ सीरियस सिचुएशन, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। मगर उनके लिए बड़े मसले हैं, वो तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है इस वक्त। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, दो सवालों के मुझे जवाब मिल गए। एक तो ये कि भारत ये गलतियां खप्ते अज़मत में कर रहा है, और दूसरा वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल चुका है कि अब कोर्स करेक्शन की शायद उनके लिए गुंजाइश सियासी तौर पर नहीं रही। और भी बहुत से मामला सवालात उठ रहे हैं, सेठी साहब के सामने रखेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सेठी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सेठी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सेठी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल, वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको
कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो ये इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है, और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा, और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा, और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आफ्टर ईरान डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया फिर कुछ करे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी ये और जल्दी से सीज फायर करा दी, ठीक। और अब तो अगर इंडिया ने ऐसे सोचा तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं he'll crack down on India कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं अपना नोबेल प्राइज पक्का कर रहा हूँ और मैं ईरान और इजराइल जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और वहां नेगोशिएटिंग, और आप फिर ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पहले भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप समझ नहीं आ रही आपको, और अब आपने फिर ये इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई अब ऐसे नहीं है कि अगले 2 महीने में फिर से कुछ हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई इनको प्रोवोक भी करता है, अगर कहीं कोई हादसा भी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि अब इंडिया अगेन पाकिस्तान को अक्यूज करे या ना करे, और अगर करे तो क्या करेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को करेगा, बीएलए को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है, मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक देखिए अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है, इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 के जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी 35 5th जनरेशन, और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है कि अब इंडिया इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। कल को इंडिया फॉर एग्जाम्पल कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहाँ के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है, देखिए ना लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। नूर खान बेस के ऊपर एक दूर से एक मिसाइल गिर गई, इट्स अ हायर ब्राइटर रेड, मगर अगर इससे आगे वो बढ़ जाते हैं और जो उस किस्म की हरकत करते हैं जिस किस्म की हरकत इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की है ईरान के खिलाफ, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ईरान से ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स हमारा आएगा। ईरान के पास तो वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है और नो हाउ नहीं है जो हमारे पास है जी। एंड सो देयरफॉर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी इंडिया की अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ वो काम कर सकता है जो कि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ किया। कांट। सो आई थिंक देयर इज नो इमिनेंट डेंजर कि इंडिया की तरफ से कोई ओवर्ट उस किस्म की कार्रवाई हो जिस किस्म की कार्रवाई ईरान के खिलाफ अमेरिका ने की है, और दूसरी किस्म की कार्रवाई हो सकती है। और ये कि जी ये जो इस वक्त एक फिजा बनाई जा रही है
पाकिस्तान के अंदर कि जी इंडिया अटैक करेगा। आई डोंट थिंक ऐसी को बात है, बट ये जरूर है कि हमें अपने डिफेंस प्रिपरेडनेस जो है वो करनी है, एंड वी नीड मनी फॉर दैट। मगर वो देखिए उसकी तैयारी तो अभी से होगी ना। जी बिल्कुल। आपने उसकी तैयारी जैसे आपने पहले तैयारी की थी टू कॉम्बैट द राफेल, अब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना टू कॉम्बैट द मिसाइल्स। तो आपको जाहिर है यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन योर डिफेंस। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी जूस नहीं है कि हम कर सके ज्यादा एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। सोशल सेक्टर जो है वो भी क्राइंग फॉर हेल्प। तो आई थिंक जस्टिफिकेशन फॉर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डिफेंस वो तो है, बट आई थिंक वी नीड टू गेट द इकोनॉमी मूविंग। ठीक है, ये दो तरफा चैलेंज है। अच्छा सेठ साहब, ब्रेक से पहले मुख्तसरन ये बताएं कि आलमी सालिसी अदालत का फैसला भी भारत ने नहीं माना, मुकम्मल मुस्तरद कर दिया पानी के मामले में, इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में। तो अब इसका इलाज क्या? यार इसका भी कोई इलाज नहीं है इन दैट सेंस के इंडिया ने कहता है हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर अब क्या कर सकते, फोर्स तो नहीं कर सकते। मगर होगा ये क्या, होगा ये कि यही कानून जो अपने वो हमारे ऊपर लागू करना चाह रहे हैं, अपना कानून नॉट इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। चाइना बिल्कुल इनके ऊपर वही तरीका इख्तियार करेगा जो ये हमारे ऊपर करना। हाँ। और ये जब अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ये लोग नहीं मानते तो दे विल सफर। इनकी और एक रोग स्टेट की किस्म की इनकी रेपुटेशन बनती जा रही है कि ये तो कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं मानते, ये समझते क्या अपने आप को। तो आई थिंक इंडिया विल आइसोलेट इटसेल्फ। ये बिल्कुल गलत फहमी है इंडिया की दैट दे कैन डू दिस एंड गेट अवे विद इट। अभी तो कोई खतरा नहीं है पानी वानी रोकने वोकने का। अभी तो यही है कि इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो हमारी तरफ से तो इट्स वेरी गुड, देयर इज नो इमीडिएट डेंजर, वी आर विनिंग द केसेस। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, हमेशा इंडिया जीतता था। सो आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी गुड विकेट। हमें इसके ऊपर बड़ा शोर डालना चाहिए कि इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, and I think this is a good moment because India is not in the good books of the global community, north or south. ठीक है, यानी भारत एक रुख देख रहा है, वो गड़ा जो दूसरों के लिए वो खोद रहा है उसमें वो खुद भी गिर सकता है। फिलहाल वो इस हकीकत से है नाआशना। वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जंग के जो इस वक्त इम्कानात पे बात की जा रही है, इस पर दो सवाल हमारे पास मौजूद है सेठी साहब से। एक सकलैन जाफर साहब ने ऑस्ट्रेलिया से किया था, मोहम्मद सलमान साहब ने पेशावर से किया था। आपको जवाब मिल गया होगा सेठी साहब के तजिए से। लेकिन सेठी साहब, इन जंग की बातों में और इतने सकील जो सियासी तजिए हैं उनमें एक ज़ाती सवाल आया, ज़ाती मसले के ऊपर। आपकी इजाज़त से, असल में जी ज़ाती नोयत का मसला है और ऐसा है कि आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं और जी निजी मामलात में जी बाहमी जो रिश्ते हैं उनमें आप रंजिश का सबब बन रहे हैं। आपकी वजह से लोगों में दूरियां पैदा हो रही हैं। आप चाहेंगे कि मैं आपको सवाल सुनवाऊं या कुछ शरारत लगती है मुझे? नहीं, बिल्कुल शरारती, बहुत सीरियस मसला है। मेरा ख्याल है आपको खातून की आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मसाइल पैदा कर रहे हैं लोगों की निजी जिंदगी। क्या तो बात कर रही हो यार, जाती सवाल और खातून और ये वो, जब आप मरवाई ना दें यार, मरवाई ना दें। नहीं, लेकिन वो उसके बाद आपको उसका कोई इलाज बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत संगीन और सीरियस मसला है, मुझे अंदाजा हुआ सुनने के बाद। और जाहिर है एक खातून के तौर पे मैं उनके दर्द को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं काट दूँ, गड़बड़ हुई तो मैं कटवा दूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए नहीं काटा जाएगा कि बहुत अरसे से महफूज रखा गया था टीम की जानिब से। ये इतना संगीन नौयत का मसला है जी। Get on with it, get on with it. जी, ये खातून है, आपने नाम नहीं बताया लेकिन हम आपके मसले को ज़रूरी नौयत का समझते हुए शामिल करें। What are the legal technicality to get divorce from Najam Sethi? Because all the time, whether it is tahajjud time or whether it is any working time or it's a non-working time, my husbands keep on listening your program again and again, and I'm really sick and tired about it. And one more thing, I really find Najam Sethi Saab as my sultan. Trust me, I swear upon God, my husband loves Najam Sethi Saab a lot. Even sometime I really think about it whether he loves me or not. क्या ये क्या था? आप देखें, इसके बहुत से मसले के बहुत से पहलू हैं
कि कोई भी टाइम हो वो आपको देखते रहते हैं, और दूसरा खातून उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत भी करते हैं या नहीं, आपसे ही करते हैं। अब आप ये 2 मसले सुलझाएं, इलाज बताएं तलाक लेने का तकनीकी तरीका। वो मेरी शो देखते हैं ये कह रही हैं, और जी वो कहती है कोई वक्त हो कि वो आपको देखते रहते हैं, ये तो ऑब्सेशन क्यों है? अच्छा ओके, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, आप सौतन है उनकी। सौतन हूँ मैं? अच्छा। मुझे लगता है सेठी साहब लाजवाब हो गए हैं। मैं लाजवाब हो गया हूँ, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। पहले तो जब उन्होंने ये बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कुछ कहने वाला था, मैं क्या पता नहीं मैं कितने फंस गया, मैं कितने लाखा लोग मंगते पे ने मेरे को, मैं क्या जुगनू ने सब तो पहले जुगनू ने मैंने पढ़ना है तो वो टुकी करता रहे। अच्छा सो एनीवे, तो ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, मैं जवाब देता हूँ जी। अच्छा जी, आपने नाम तो नहीं बताया बट चले, यंग लेडी शैल वी से, यंग लेडी आप ऐसे करें ना कि थोड़ी बहुत सियासत आप भी सीख लें, थोड़े बहुत तबसरे आप भी करने शुरू कर दें, आप भी मेरे प्रोग्राम देखा करें, सिट विद योर हस्बैंड, होल्ड हिज हैंड, गिव हिम लेमनेड और समथिंग स्ट्रॉन्गर, उनकी खिदमत करें और डिस्कस करें बातें उनके साथ, और जो मैं कहता हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाएं, ताकि वो कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट ना हो। तो देखें फिर वो ही विल टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स यू आल्सो, वो यही समझेंगे कि ये हम सफर हैं। सो मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस, यू आर देयर, सो सिट ऑन द सोफा विद हिम, होल्ड हिज हैंड एंड एंजॉय द शो। ये क्या बात हुई कि वो अकेले बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और आप बैठ के बाहर बुड़बुड़ कर रही हैं, सौतन है ये है वो है। जॉइन द क्लब, दैट्स ऑल आई कैन से। आज मुझे पता चला आपकी खानगी मामलात में भी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, और ये खातून जो भी आपका नाम है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया अपने शगुफ्ता सवाल से, बहुत अच्छा अंदाज़ था आपका। इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से मुतालिक, वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले इजाज़त दें। थैंक यू।